हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वेलकम टू आवर चैनल द वाइट स्लेट पढ़ाई। और आज हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं द मुगल एम्पायर, इंडियन मेडिवल हिस्ट्री की। हम पहले ही दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ चुके हैं और आज हम लोग अपनी इंडियन मेडिवल हिस्ट्री फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स मुगल एम्पायर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं मुगल एम्पायर की। मुगल एम्पायर की शुरुआत होती है बाबर के साथ। अब हम सभी को पता है कि कौन था वो जो इब्राहिम लोदी से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, दौलत खान। अगर आपको याद हो कि आपने दिल्ली सल्तनत में ये चीज़ पढ़ी थी कि दौलत खान जो था वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। पंजाब का नोबल था वो इब्राहिम लोदी से, क्योंकि जो चीज़ लोदी डायनेस्टी ने बड़ी ही अच्छी शुरुआत की थी कि नोबल्स को ज़्यादा ध्यान देते थे वो लोग, उनके ऊपर उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। वो चीज़ दौलत खान वो चीज़ जो है इब्राहिम लोदी ने बिल्कुल ख़त्म कर दी थी और ब्रूटली बहुत ज़्यादा जो है वो किल करने लग गया था नोबल्स को। तो दौलत खान जो है उसने इनवाइट किया बाबर को। अपने पूरी दिल्ली सल्तनत के बारे में जब पढ़ा तो हम बार बार हर एक स्टेप पे देख रहे थे कि मंगोल्स अटैक कर रहे हैं और सब लोग उनको रजिस्ट कर रहे थे। तो आखिर ये मंगोल्स कौन थे? तो ये जो मंगोल्स थे ये थे जैसे चंगेज़ी खान, ठीक है, या आपका तैमूर। तो इन सब के इन्वेजन की वजह से ही दिल्ली सल्तनत खराब हुई थी, ख़त्म हुई थी। और इन्हीं का ही जो एक अंश था वो था बाबर, जिसको इनवाइट किया था हमारे दौलत खान ने, जो पंजाब का उस टाइम पे वहाँ का एक नोबल था उसने। तो उसने किया था कि आके इब्राहिम लोदी से लड़े। तो वही किया हमारे बाबर ने। बाबर आया और उसने स्टार्टिंग की है 1526 से और 1530 एडी तक रहा है वो। तो ये क्या था कि अपने फादर की साइड से तैमूर से रिलेटेड था और अपनी मदर के साइड से चंगेज़ खान से रिलेटेड था। तो दोनों जो मंगोल्स थे बड़े बड़े से, उनसे रिलेटेड था ये। और इसने आकर के मुगल एम्पायर को फाउंड किया और आगे बढ़ाया। और आप सभी को पता है कि मुगल एम्पायर की शुरुआत 1526 से होती है, लेकिन एंडिंग जो है वो आपकी पूरी 1857 तक चल रही थी। 1857 तक, या जब तक भी हमारे यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी आई और आके ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर राज करने की कोशिश की, तो उस टाइम तक मुगल्स ही चल रहे थे। चाहे भले ही उतने पावरफुल नहीं रहे थे वो, अपना उनका कुछ कमी हो गई थी चीज़ों में, पर फिर भी वही चल रहे थे। तो सबसे पहले बाबर आता है और ये जो बाबर है इसका रियल नेम था ज़ाहिर उद दीन मोहम्मद। तो इतना बड़ा नाम याद करने से बेटर था कि बाबर, उसने अच्छा हुआ कि नाम रख लिया, वरना हम तो और याद करते करते परेशान हो जाते। वैसे याद तो करना ही पड़ रहा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के चक्कर में कि उसका असली नाम था ज़ाहिर उद दीन मोहम्मद। और फिर उसके बाद उसे छोटे शॉर्ट फॉर्म में बाबर बुला लिया जाता था। अब इसके साथ हुआ क्या था कि 1494 में ही 11 साल की ही उम्र में जो है ये रूलर बन गया था, बिकेम द रूलर ऑफ फरगाना। फरगाना नाम की जो जगह थी, अपने फादर जो थे इसके उमर शेख मिर्जा, उनकी जगह पे 11 साल की उम्र में ही बाबर ने जो है राजगद्दी संभाल ली थी। किस जगह की संभाल ली थी? तो वो था आपका फरगाना नाम की एक जगह थी, वहाँ की इसने राजगद्दी संभाल ली थी। और फिर उसके बाद इसने इब्राहिम लोदी को फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, बड़ा नाम सुना होगा आपने, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, ये सब क्या है? तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो है वो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ा गया है। कब लड़ा गया है? 21 अप्रैल 1526 में। 21 अप्रैल 1526 वो दिन था कि जब हमारी दिल्ली सल्तनत की ख़त्म होने की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा इब्राहिम लोदी था, लास्ट रूलर लोदी डायनेस्टी का, वो हार जाता है और जो बाबर है वो जीत जाता है। और इसी के साथ बाबर जो है वो दिल्ली को कॉन्कर कर लेता है। और बाद में इसने हुमायूं, अपने बेटे को जो है आगरा को सीज़ करने के लिए भेजता है, ये कि जाओ तुम आगरा को भी जो है वो सीज़ कर लो, वो भी अपने हिस्से में ले लो आके। इसी के साथ बाबर जो है इसने अपने आप को द एम्परर ऑफ हिंदुस्तान भी मान लिया, क्योंकि दिल्ली ही जो थी उस टाइम पर भी मेन थी, आज भी हमारी राजधानी है। तो जिसने दिल्ली पर कब्जा कर लिया वो अपने आप को हिंदुस्तान का राजा भी मान सकता है। तो बाबर ने अपने आप को एम्परर ऑफ द हिंदुस्तान जो है वो इसी टाइम पर बैटल ऑफ पानीपत जीतने के बाद, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जीतने के बाद जो है, दिल्ली को कॉन्कर करने के बाद बोल दिया कि मैं अब से एम्परर ऑफ हिंदुस्तान हूँ। तो अभी इसके बाद क्या होता है कि सिर्फ इतना से ही नहीं काम चलता है। बाद में जो है ये राणा सांगा जो थे मेवाड़ के, उन्हें बैटल ऑफ खानवा, बहुत सारे बैटल्स हैं जो आपके बाबर के साथ रिलेटेड हैं, काफ़ी ही मतलब चीज़ें इसने जीत ली। तभी ये इस काबिल बना कि इसने मुगल एम्पायर जो काफ़ी आगे तक चली है इसकी नींव रखी। तो जो राणा सांगा थे मेवाड़ के, तो इन्हें भी बैटल ऑफ खानवा में हरा दिया था 1527 में, आगरा के पास में 1527 में हरा दिया था। और इसी के साथ इन्होंने मेवाड़ भी जीत लिया। फिर उसके बाद इन्होंने टाइटल एक एज्यूम किया गाजी का। जब इन्होंने ये काम कर लिया तो इन्हें गाजी का एक, या गाजी जैसे आपने पहले भी नाम सुना है कई जगह पे, तो ये गाजी का टाइटल मिला इनको।
फिर उसके बाद इन्होंने ना अफगान्स को भी हरा दिया था बैटल ऑफ घाघरा में। देख लो, खानवा, फिर बैटल ऑफ घाघर जो कि बिहार में पास में जगह 1529 में फिर इन्होंने हरा दिया। तो ये ना लड़ते रहे। 26 में इन्होंने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत लड़ा, 27 में इन्होंने खानवा का बैटल लड़ा है, फिर उन्होंने घाघर का बैटल लड़ा है, जो आपकी घाघर जो एक ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर की, तो बिहार के पास में से निकलती हुई, इन्होंने 1529 में वहाँ पर अफगान्स को भी हराया है। फिर उन्होंने मैदानी राय और राणा सांगा को भी हराया है बैटल ऑफ चंदेरी 1528 में। तो लगातार 26 से आप देख रहे हैं कि 28 तक लड़े जा रहा है और जीते जा रहा है। तो काफ़ी अच्छा इसका काम रहा। लेकिन फिर उसके बाद 26 दिसंबर 1530 के अराउंड जो है ये बेचारा मर जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इल हो जाता है एक्चुअली। तो इलनेस हो जाती है इसको, तो जिसकी वजह से, इलनेस की वजह से इनकी डेथ हो जाती है। और थोड़ा सा वैसे किसी की डेथ के ऊपर ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि ही नॉट ओनली ही वॉज इल बट ही इट वॉज फॉलोड विद डिसेंट्री। अब उस टाइम पर शायद डिसेंट्री की भी कोई ऐसी मेडिसिन नहीं रही होगी कि ये बेचारे इतने बड़े रूलर जो थे वो डिसेंट्री की वजह से मर गए। तो ठीक है, चलिए, जो जैसा हो सकता है उसको क्या कर सकते हैं। हुआ क्या था, और इन्होंने ना पहले तो आगरा में ही आराम बाग में इनकी जो बॉडी थी वो रखी गई थी, आराम बाग में। बट देन काबुल में ले जाकर, जो कि अब जहाँ से मंगोल्स वगैरह सब आ रहे थे, तो काबुल में ले जाकर ही वहाँ पर ही इन्हें दफनाया गया था। और इनकी ऑटोबायोग्राफी है, उसका नाम पूछा जाता है कई बार, तो तुर्क ए बाबरी के नाम से जो है इनकी ऑटोबायोग्राफी फेमस है। तो तुर्क ए बाबर की ऑटोबायोग्राफी जो है वो यहाँ पर आपको इम्पॉर्टेंट है याद करना कि बाबर की ऑटोबायोग्राफी क्या है। तो तुर्क ए बाबरी है इनकी ऑटोबायोग्राफी। अभी नेक्स्ट आता है हमारा बाबर के बाद, आपने कई बार बचपन से ऐड एक आया करता था, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर, याद हो अगर आपको। तो नहीं याद है तो याद कर लीजिए भाई, क्योंकि बाबर के बाद आता है हुमायूं, और हुमायूं के बाद आता है अकबर, और फिर अकबर के बाद आपको पता ही है कि कौन आता है, जिसने ताजमहल बनवाया है हमारा, और उसके बाद औरंगजेब। तो ये कुछ लोग हैं जिनके नाम आपको याद होना बड़ा ज़रूरी है। तो हुमायूं की तरफ चलते हैं। हुमायूं जो था ना वो काफ़ी इतना कुछ बाबर के जैसे काम नहीं कर पाया। सन था सबसे बड़ा बाबर का, और हुमायूं का मतलब होता है फॉर्चुनेट, लेकिन इनके साथ कुछ भी चीज़ फॉर्चुनेट नहीं हुई है, मैं ये बता दूं आपको। इन्होंने दिन पनाह नाम की एक जगह बनाई है दिल्ली में, और इसी के साथ इन्होंने कुनान हुमायूनी एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं उससे रिलेटेड एक बुक जो है वो भी बनाई हुई है। अब इनके साथ होता क्या है कि शेर शाह के साथ इनकी लड़ाई होती है 1539 में। देखो बहुत टाइम नहीं हुआ है, 30 में तो इनके फादर की डेथ हुई है, इन्होंने एज्यूम किया थ्रोन 1530 में ही, और 39 में ही इनकी 9 साल के अंदर ही शेर शाह के साथ में लड़ाई होती है, जिसमें बैटल ऑफ चौसा जिसे ये बोला जाता है। तो बैटल ऑफ चौसा में बहुत ज़्यादा पोर्शन मुगल एम्पायर का जो है, मुगल आर्मी का बेसिकली जो है वो ख़त्म कर देता है शेर शाह। फिर इसके बाद इनकी दोबारा लड़ाई होती है 1540 में, एक ही साल बाद, बैटल ऑफ कन्नौज, जिसमें शेर शाह हुमायूं को पूरी तरीके से हरा देता है और भगा देता है यहाँ से कि भाई तुम यहाँ से भाग लो, तुम्हारा यहाँ पे कोई रूल जो है वो नहीं चल पाएगा। तो क्या होता है कि हुमायूं यहाँ से डर के कहिए आप, या जो भी अपनी जान बचा करके जो है वो भाग जाता है, और 15 साल तक एग्जाइल में रहता है। एग्जाइल मतलब छुप के रहता है कहीं पे, ताकि पता ना चल जाए कि वो कहाँ रह रहा है और उसके ऊपर फिर से अटैक ना हो जाए, तो छुप कर जो है वो रहता है। शेर शाह का रूल चलता है बढ़िया, फिर 1540 से लेके और 45 तक 5 साल तक शेर शाह बहुत अच्छा रूलर था। अगर आप इसके बारे में जानते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें इसने अच्छी अच्छी, एडमिनिस्ट्रेशन इसका बहुत अच्छा था, चीज़ें अच्छी अच्छी बनवाई, और वैसे भी काफ़ी सही इंसान था ये। तो लेकिन ये मर जाता है 1545 में। अब इसके मरने के बाद हुमायूं को ना फिर से एक बार मौका मिलता है कि भाई अब जिसकी वजह से भागा था भाई वही नहीं है, तो अब हम चलते हैं भाई, हम भी अपना दोबारा से राज्य जो है जाके अपना कॉन्कर करते हैं, बोलते हैं कि नहीं हमारा राज्य हमें वापस करो। तो हुमायूं जो है तब तक, जब तक वह एग्जाइल में था वहाँ पे, तो तब तक उसने हमीदा बानो बेगम के साथ एग्जाइल में ही शादी करी, और उसी पीरियड में जो है अकबर भी बॉर्न हो जाते हैं, जो इनके बेटे थे, और आपको पता ही है कि इनके डिसेंडेंट थे बहुत बड़े, और काफ़ी अच्छे राजा भी रहे हैं। इसके बाद हुमायूं इंडिया आता है 1555 में। 45 में जो है शेर शाह का वहाँ पे राज्य जो है ख़त्म हो गया, 1555 में ही आ रहा है। तो आके यहाँ पे तब तक क्या करता है, धीमे धीमे स्मॉल एरियाज़ को कैप्चर करना स्टार्ट करता है, और उसके बाद ये भी स्टेयरकेस से गिर के, एक लाइब्रेरी इनकी होती है उसमें स्टेयरकेस होता है, सीढ़ियाँ होती हैं, तो सीढ़ियों से गिर के इनकी जल्दी डेथ हो जाती है 1556 में। पर चलिए इन्होंने अपने ना दोबारा से पैर जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि जमा लिए, थोड़ा सा तो पोर्शन जीत ही लिया जो इन्होंने अकबर के लिए छोड़ दिया, आप ऐसे कह सकते हैं। तो इनकी जो बेगम थी गुलबदन बेगम, इन्होंने इनकी ऑटोबायोग्राफी लिखी हुई है हुमायूं नामा। जैसे मैंने आपको बाबर की बताई थी टर्की बाबरी, तो वैसे ही इनकी है हुमायूं नामा, जो इनकी खुद की बेगम ने, गुलबदन बेगम ने लिखी हुई है। तो इनके बाद आते हैं अकबर।
तो आप ये चीज़ बीच में गैप जो है उसे समझने की पूरी कोशिश कीजिएगा कि बाबर के बाद शेर शाह ने राज किया है और फिर हुमायूं जो है वो आया है, और हुमायूं के बाद अब अकबर आ रहे हैं। काफ़ी छोटे थे ये भी जब ये जो मतलब इन्होंने राज्य संभाला है तब। और 1556 से लेके 1605 बहुत टाइम इन्होंने रूल किया है, अपना पूरा लाइफ टाइम आप ऐसा कह सकते हैं कि इन्होंने बहुत अच्छे से रूल किया है, और इन्होंने अच्छे से ही रूल किया है। इस चीज़ के बारे में हम सबको पता है। दूसरों को तकलीफ नहीं देना, एक अच्छा राजा बन के रहना, सभी धर्मों के लिए टॉलरेंट होना, ये सब चीज़ें आप अकबर के रेन में अच्छे से देखेंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि अकबर कहाँ बॉर्न हुए थे। तो अकबर जो है वो अमरकोट में बॉर्न हुए थे, जो कि आज सिंध पाकिस्तान में है। तो उस जगह पे जब एग्जाइल में था हुमायूं, तो उस टाइम पे हमें पता है कि इनका बर्थ हुआ था। तो सन थे ये हुमायूं और बानू बेगम के ऊपर मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि उन्होंने हामिदा बानू बेगम के साथ शादी की थी जब अकबर जिससे इन्हें बॉर्न हुए हैं। तो बानू बेगम और हुमायूं के जो है ये बेटे थे, और इनका रियल नेम भी था अब्दुल फतेह जलालुद्दीन मोहम्मद। तो इतना बड़ा नहीं, हम भी अकबर से काम चला रहे हैं, अब्दुल फतेह जलालुद्दीन मोहम्मद से नहीं। और फिर बाद में इन्हें अकबर द ग्रेट की भी उपाधि दी गई, जिस हिसाब से इन्होंने काम किया उसके हिसाब से। और इन्होंने क्या किया कि इनका एक रिएजेंट था बैरम खान, तो उसकी मदद के उससे मतलब इनका नहीं, इनके फादर का रिएजेंट था, वो बहुत खास आदमी था बैरम खान। तो उसकी मदद से जो है इन्होंने आगे का जो राजपाट है वो संभाला, क्योंकि ये भी काफ़ी छोटे थे जब इनके फादर की डेथ हो गई थी तब, और काफ़ी छोटी उम्र में इन्हें राजपाट संभालना पड़ा। तो इन्होंने 1556 में आकर के सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत लड़ा है। ये अकबर और हिमू के बीच में हुआ है, हिमू की आर्मी और अकबर के बीच में हुआ है सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 में। तो यहाँ अकबर जीत जाते हैं, और 5 साल तक जो है वो बैरम खान काफ़ी अच्छे से एक रीजेंट के रूप में ही रहता है। अकबर के भी एक तरह से आप कह सकते हैं कि ट्रीट करता है अच्छे तरीके से, इनको सिखाता है चीज़ें, और 5 साल के बाद इनसे कहा जाता है कि आप दोबारा से मक्का जो है अपना सही जगह पे लौट जाइए, आपने काफ़ी मदद कर दी हमारी। तो उसके बाद जो है लेकिन जब ये जा रहे होते हैं तो रास्ते में ही अफगान्स जो हैं वो बैरम खान को मार डालते हैं। तो ये भी एक गलत चीज़ हो गई, चलिए, लेकिन जो भी हुआ। लेकिन अकबर ने जो है एक राजपूत किंग थे राजा बहरमल, तो उनकी बेटी से जो है शादी की। हम सबको पता भी है, हमने काफ़ी सारा मूवी वगैरह भी देखी हुई हैं इस सब चीज़ों के ऊपर। तो इसके साथ ही इन्होंने राजा मान सिंह और राजा भगवान दास को सीनियर पोजीशंस दी मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में। ये थे, वैसे मैंने आपको पहले भी बताया, रिलीजियस टॉलरेंस इनके अंदर थी, और ये हर किसी को बराबर रख के चलना चाहते थे। तो इनके काफ़ी सारे जो बिग नोबल्स के रूप में आप देखेंगे कि इन्होंने हिंदुओं को भी जगह दी है, सभी धर्मों को एक जैसा जो है वो ट्रीट करने की कोशिश की है यहाँ पे। इसके बाद 1576 में जो है मुगल आर्मी राणा प्रताप सिंह से बैटल ऑफ हल्दीघाटी में हार जाती है। तो मुगल आर्मी जो है राणा प्रताप सिंह को बैटल ऑफ हल्दीघाटी में हरा देती है। तो डिफीटेड राणा प्रताप सिंह। और इसी के साथ जो है इन्होंने पिलीग्राम और जीजिया टैक्सेस जो पहले से चले आ रहे थे, जो आपको याद होगा जीजिया टैक्स लगाया गया था ब्राह्मण्स के ऊपर, तो वो जो जीजिया टैक्स है वो हटा देते हैं ये। पिलीग्राम टैक्स भी जो वो भी हटा देते हैं कि अलग अलग पिलीग्रामेज जो होते थे उन पे जाने के लिए जो है टैक्स लगा करता था। आप ऐसा मान लीजिए कि आपको मंदिर जाने के लिए पैसे पे करने पड़ रहे हैं क्योंकि आप वहाँ पे जा रहे हो, और जो भी मतलब इस तरह की चीज़ें हैं, तो वो सब जो टैक्सेस थे वो हटा दिए। इसी के साथ इन्होंने पंचमहल, दीवाने खास, बुलंद दरवाज़ा, इन सब चीज़ों की को बनवाया है, और काफ़ी अच्छा इन्होंने कंस्ट्रक्शन वर्क भी किया हुआ है। और 1575 में अकबर ने इबादत खाना बनवाया, जो कि फतेहपुर सीकरी में उन्होंने बनवाया। उनकी न्यू कैपिटल उन्होंने रखी थी फतेहपुर सीकरी में, तो वहाँ पे इन्होंने इबादत खाना बनवाया है, हाउस ऑफ वर्शिप आप इसे कह सकते हैं। और फिर 1579 में ही डिलीवर्ड दी इनफेलिबिलिटी डिक्री एंड प्रोक्लेम्ड हिज रिलीजियस पावर। इनफेलिबिलिटी डिक्री एंड प्रोक्लेम्ड हिज रिलीजियस पावर्स। ठीक है, तो ठीक है, अब भाई कुछ ना कुछ रिलीजियस पावर्स भी जो है इन्होंने इनफेलिबिलिटी डिक्री के साथ में अपने पास पा लिए इन्होंने। फिर 1858 में ही प्रोपोगेटेड अ न्यू रिलीजन कॉल्ड दीन-ए इलाही और डिवाइन फेथ। तो दीन-ए इलाही के बारे में हमने कई सारी चीज़ें सुनी हुई हैं। डिवाइन फेथ यहाँ पे थी, इन्होंने किसी एक धर्म के बारे में बात नहीं की थी, इन्होंने एक नया धर्म निकाल दिया दीन-ए इलाही, कि इसमें क्या है, ये कह रहे हैं कि इस भगवान एक ही है और एवरीवन कैन कम एंड वर्शिप इन, समथिंग लाइक दैट वाज देयर। तो वो डिवाइन फेथ के बारे में यहाँ बात हो रही थी कि एक किसी के लिए आप वर्शिप कर रहे हो, एक किसी को वर्शिप कर रहे हो, फेथ होनी चाहिए आपकी किसी के लिए, वो चीज़ है। इन्होंने मतलब कंपैरिजन जो है किसी के बीच में करना यहाँ पे ज़रूरी नहीं समझा। एंड नो वन वॉज कंपेल्ड टू ज्वाइन द न्यू रिलीजन। कोई आया नहीं इतना कि चलो ठीक है न्यू रिलीजन वो कर लेते हैं। और इसकी अकबर की डेथ के बाद जो है वो एक दिन इलाही जो है वो बिल्कुल इतना उभर के नहीं आ पाया।
शायद अगर उन्होंने अपने स्टार्टिंग रेन में ही किया होता तो उनके रहते रहते ये एक न्यू रिलीजन के तौर पे निकल के आ भी जाता, बट इतना ज़्यादा मतलब प्रोमिनेंट इनफ नहीं हो पाया और कुछ ही टाइम में अकबर की डेथ भी हो जाती है। तो इस वजह से वैसे भी कोई इसकी तरफ ज़्यादा खिंचाव जो है वो लोग नहीं महसूस कर पाए। पर इन्होंने मनसबदारी सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किया था। इसमें क्या था कि हर एक ऑफिसर को एक रैंक मिलती थी, 10 से लेके 5000 तक के अराउंड तक रैंक्स यहाँ पे दी गई थी और हाईएस्ट रैंक्स जो थी वो नोबल्स को दी थी यहाँ पर। और यहाँ पे इन्होंने मनसबदारी सिस्टम में बहुत सारे बिग हिंदू नोबल्स जो थे उनको भी पोजीशंस दी हुई थी। जैसे कि इन्होंने राजा तोडरमल को जो है उनकी हेल्प लेके इन्होंने लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो है वो पूरा का पूरा 1580 में कंप्लीट करा था। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो है वो राजा तोडरमल के साथ में था। तो ये कोई मुगल नहीं थे, पर फिर भी इनके ऊपर जो है भरोसा करके उन्हें आगे इतना बड़ा जो काम है वो सौंपा गया था। इसी के साथ जो है लैंड रेवेन्यू सिस्टम, जाबती और बंदोबस्त या फिर दरसाल सिस्टम जो है ये सब के सब चीज़ें जो है इस टाइप के लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स आए इनके टाइम पे। जाबती या फिर बंदोबस्त या दरसाला सिस्टम में दोबारा से नाम ले रही हूँ इनके, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे आई हैं। ये भी इलनेस की वजह से मर गए थे और फिर बाद में इनकी टोम जो है वो मासद सलेम सिकंदराबाद आगरा में जो है वहाँ पे इनकी टोम जो है वो बनी हुई है, वहाँ पे इन्हें दफनाया गया था। और इनके कोर्ट में आपको पता ही है नवरत्नास थे। तो नवरत्नास में सबसे पहले नाम आता है बीरबल, जिनका रियल नेम था महेश दास। फिर अब्दुल फैजल बहुत बड़े राइटर थे जिन्होंने अकबरनामा बायोग्राफी अकबर की जो है वो लिखी हुई है। तानसेन, आपको सबको पता है इनका रियल नेम था ताना मिश्रा, जो कि एक म्यूजिशियन थे और बहुत ही ज़्यादा अलग टाइप के उस टाइम पे म्यूजिशियन थे ये। फिर राजा मान सिंह, राजा तोडरमल सॉरी, और फिर अब्दुल रहीम फैज़ी, ब्रदर ऑफ अब्दुल फैजल जो पोएट था हमारा, उसका ब्रदर था यहाँ पे फैज़ी, तो वो था इनके यहाँ पे। जो कि ये सब इनके 9 ज्वेल्स के बारे में बात हो रही है जो इनके कोर्ट में आपने कई बार इन लोगों के नाम सुने होंगे, अकबर बीरबल की कथाएं सुनी होंगी, तो ये इनके नवरत्नास जो थे उनके बारे में बात हो रही है। ऐसे ही फ़कीर अज़ीउद्दीन इनके एडवाइज़र थे और इसी तरीके से एक और मुल्ला दो प्याजा जो थे वो भी इनके एडवाइज़र थे। तो ये इनके 9 प्रोमिनेंट नवरत्नास थे जो इनके कोर्ट में पाए जाते थे। इसके अलावा जो है इनके कोर्ट में सूरजमल लुक्ड आफ्टर फाइनेंसेस, और इसके अलावा राशिम खान इनके टीचर जो थे वो भी पाए जाते थे जो इंपॉर्टेंट्स रखते हैं एक तरीके से उनके नाम बता रही। तो सूरजमल जो हैं वो फाइनेंसेस देखा करते थे और दूसरी तरफ राशिम खान इनके टीचर थे। और इन्होंने क्या किया है, फतेहपुर सीकरी इज़ द सिंबल ऑफ विक्ट्री ओवर गुजरात बाई अकबर। फतेहपुर सीकरी जो इन्होंने बनवाया हुआ है ये इन्होंने गुजरात जीतने के उसमें बनवाया हुआ है कि अकबर ने गुजरात को जब जीत था तो फतेहपुर सीकरी जो है वो बनवाया था उन्होंने। इसी तरीके से जो है बीरबल वॉज द फर्स्ट पर्सन टू अडॉप्ट द दिन इलाही द न्यू रिलीजन। हो सकता है पूछा जाए, देखो बहुत सारे लोगों ने तो उसको नहीं उसकी तरफ खिंच पाए थे पर कुछ लोग तो खिंचे थे। तो उसमें बीरबल वॉज द फर्स्ट पर्सन हु टुक दिन इलाही रिलीजन, अडॉप्ट किया था उन्होंने। बट वही ये कुछ फैक्ट्स थे बस अकबर के टाइम के। तो अकबर की डेथ तो हम देख ही चुके हैं कि इलनेस की वजह से हो गई। अब उसके बाद आते हैं उनके बेटे जहांगीर, सॉरी मैंने शायद ऊपर शाहजहां का नाम ले दिया था इनके बाद, तो अकबर के बाद आते हैं जहांगीर। तो जहांगीर जो है वो 1605 AD में आए थे और 1627 AD तक तो इन्होंने भी बहुत ज़्यादा अपने पापा के जैसे नहीं, पर हाँ कुछ टाइम जो है काफ़ी अच्छा टाइम इन्होंने भी राज किया है। तो जहाँ का नाम असल में था प्रिंस सलीम, उस टाइम पे अकबर के बेटे सलीम जो हुआ करते थे उनको जहांगीर का नाम जो है वो दे दिया गया था 1605 में कि चलो भाई इस नाम से आप जो है, सबने देखो नाम बदले, इनके नाम वरना कुछ और ही थे बड़े बड़े से, पर असलियत में इन्होंने जो नाम है वो बदल के छोटे छोटे नाम अपने रख लिए और उसके हिसाब से ही चले हैं ये। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपने खुद के ही बेटे खुसराव को जो है इम्प्रिजन कर दिया था, डिफीटेड एंड इम्प्रिजन सन खुसराव। और इसी के साथ जो है यहाँ पे ही स्टैब्लिश्ड जहांगीर अदालत एट आगरा, फोर्ट ऑफ रॉयल जस्टिस। सबसे बड़ी बात ये है कि इन्होंने जस्टिस के लिए एक जो है वहाँ पे फोर्ट बनाया पूरा का पूरा, कि आए लोग यहाँ पे अपनी दरखास्त सुनाएं और जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके हिसाब से यहाँ पे जो है उनके लिए जस्टिस यहाँ पे उन्हें किया जाए। हलुकिन और थॉमस रो इनकी ही टाइम पर आए थे। अगर ऐसा पूछा जाता है कि हलुकिन या थॉमस रो के बारे में पूछा जाता है कि किसकी रेन में आए थे, तो वो जहांगीर की रेन में इंडिया में आए थे, इंडिया को विजिट किया था उन्होंने। एंड ही ऑल्सो beheaded 5th 6th गुरु अर्जुन ऑन द सपोर्टर्स ऑफ खुशराव, वन ऑफ द सपोर्टर्स ऑफ खुशराव। तो क्या हुआ कि वन ऑफ द सपोर्टर थे खुशराव के, तो खुशराव के सपोर्टर होने की वजह से ही इन्होंने बहुत गलत काम किया था कि जो 5th सिख गुरु थे गुरु अर्जन सिंह, उनको जो है मार दिया था और वो भी काफ़ी गलत तरीके से मारा था, गलत काम किया था। लेकिन चलिए थिंग्स गोज ऑन।
सिक्स भी इसी वजह से पावर में रोज हुए कहीं ना कहीं। इस तरीके की चीज़ें जो है एक नया उत्साह भरती हैं लोगों में और आगे बढ़ने में उनकी मदद करती है। तो सिक्स को भी ऊपर अपलिफ्टमेंट एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इन्होंने की इस तरीके का गलत काम करके। फिर 1611 में जहांगीर ने जो है वो मेहरुनिशा से शादी की, हु वॉज नोन एज नूर जहां लाइट ऑफ द वर्ल्ड। बाद में जो है नूर जहां के नाम से इन्हें जाना गया। वैसे असली नाम जो इनका था वो था मेहरुनिशा या फिर नूर जहां वर्ल्ड लाइट ऑफ द वर्ल्ड के नाम से आप इन्हें जानते हैं। उनसे शादी की है इन्होंने 1611 में। आसफ खान एल्डर ब्रदर ऑफ नूर जहां वॉज अपॉइंटेड एज खान सम्मान, अ पोस्ट रिजर्व फॉर नोबल्स। तो भाई अब यही यहाँ पे भाई भतीजावाद जो है वो चालू हो गया, नेपोटिज्म यहाँ पे चालू हो गया कि अपने लोगों को यहाँ पे इन्होंने काम देना जो है वो इंपॉर्टेंट पोजीशंस देना जो है वो शुरू कर दिया। जबकि हमने देखा था अकबर के टाइम पर ऐसा नहीं होता था। अभी लास्ट में क्या होता है कि 1612 में आसफ खान की जो डॉटर थी अर्जुमंडा बानो बेगम, लेटर नोन एज मुमताज, इनकी शादी हुई थी मैरिड जहांगीर थर्ड सन प्रिंस खुराम प्रिंस खुराम जो थे, जिन्हें बाद में शाहजहां का नाम दिया गया। तो वो आसफ खान की ही तीसरी बेटी थी जिसका नाम बाद में मुमताज़ हुआ, लेकिन पहले उनका नाम था अर्जुमंडा बानो बेगम। तो उनके साथ शादी होती है। यहाँ पे थर्ड प्रिंस थे जो वो शाहजहां जो थे, जो हमारे इनके जहांगीर के जाने के बाद शाहजहां जो है वो रूल करने के लिए आते हैं। तो शाहजहां का रूल चलता है 1627 से लेके 1658 AD तक। इनका भी टाइम काफ़ी रहा है, 20-30 साल जो रूल कर गया वो काफ़ी रहा है टाइम। तो यहाँ पर भी इनका वही फिर 1627 से लेके और 1658 AD के अराउंड जो है अच्छा राज किया है शाहजहां ने। चाहिए था कि जो इन्होंने इनके एंसेस्टर्स से नहीं जीत पाए थे या पहले थी इनके पास, वो इन्हें वापस मिल जाए। तो इन्होंने लगातार जो कंटिन्यूस वॉर्स में उसमें रहे ये नॉर्थ वेस्टर्न रीजन के साथ, कि जीत लें जितना हो सके उतना। शाहजहां एनग्रेव 4 मुगल प्रोविंसेस इन द डेक्कन, खानदेश, बैरार, तेलंगाना एंड दौलताबाद। तो इन्होंने जो है डेक्कन में भी काफ़ी 4 किंगडम्स जो हैं वो जीत ली। अब वो 4 किंगडम्स है आपकी खानदेश, बैरार, तेलंगाना और दौलताबाद, जिसको इन्होंने जीता है। रेड फोर्ट फ्रॉम रेड सैंड स्टोन्स एंड ताजमहल फ्रॉम वाइट मार्बल्स जो है वो इन्होंने बनाया था। अब किसकी मदद से बनाया था? तो उस्ताद अहमद लाहौरी जो थे उन्होंने बनाया था। मिस्त्री का नाम क्या था अगर आप कहें तो उस्ताद अहमद लाहौरी नाम के जो लोग जो ये था बंदा, इसने लाल किला हमारी दिल्ली में और ताजमहल जो है वो आगरा में बनाया, लाल पत्थर से और सफ़ेद पत्थर से, इसीलिए लाल किला, और दूसरी तरफ वो ताजमहल हम उसको कहते हैं। इसी के साथ शाहजहां ने जो है वो तख्त तौश नाम का एक पीकॉक थ्रोन बनवाया था दीवाने खास, जिसमें ये बैठा करते थे दीवाने खास में, वहाँ पर जाकर जहाँ पर ये लोगों की वही जो कोर्ट बनवाया गया था हमारा जहांगीर के टाइम पे, उस कोर्ट में जाकर बैठते थे, लोगों की दलीलें सुना करते थे। दीवाने खास में ये जिस पे बैठते थे पीकॉक थ्रोन पे, तो वो भी शाहजहां ने बनवाया था, या फिर इसे तख्त खास भी कहा जाता है, जो आज तो हमारे पास है नहीं। हमें पता है जब ब्रिटिशर्स आए थे तो वो लूट के ले गए थे, तो हमारा पीकॉक थ्रोन भी नहीं है हमारे पास अब। हमारा पीकॉक थ्रोन क्या, इनका पीकॉक थ्रोन था, लेकिन बनाया तो हमारे इंडिया में ही था इन्होंने। फिर इन्होंने इसी के साथ मोती मस्जिद और जामा मस्जिद भी बनवाई हैं। लास्ट ईयर जो थे शाहजहां के, तो वो पूरे के पूरे बड़े ही खराब तरीके के बीते हैं। बोला जाता है कि औरंगजेब ने इनको जो है वो बंद कर दिया था कि नहीं करने दूंगा मैं कुछ, जो है इनके चारों बेटों में काफ़ी लड़ाई हुई। अब इनके 4 बेटे थे जो थे वो थे दारा शेख जो उस टाइम पे क्राउन प्रिंस थे, जिनको राजा बनना चाहिए था। उसके बाद सूजा जो गवर्नर थे बंगाल के, जिन्हें बना रखा था। औरंगजेब डेक्कन का गवर्नर था, और मुराद बख्श जो था वो मालवा और गुजरात का गवर्नर था। तो इन चारों बेटों के बीच में तख्त के लिए बड़ी लड़ाई हुई कि मुझे मिल जाए मुझे मिल जाए, और लास्ट में हमें पता ही है कि औरंगजेब जीत गया था इस लड़ाई को। उसने इनको शाहजहां को भी पकड़ के रख लिया था। काफ़ी ही बिटर टाइप की ज़िंदगी इनकी लास्ट में रही है, जितनी अच्छी पहले रही उतनी ही ख़राब हो गई एंडिंग में। तो इनके बाद आता है औरंगजेब, 1658 में आ जाता है, और 1707 AD तक औरंगजेब चलता है। काफ़ी लंबा टाइम इसने खींच लिया। तो इसको टाइटल दिया गया था आलमगीर, वर्ल्ड कॉन्कर, कि ये जो इसने ना वर्ल्ड कॉन्करर के तौर पे जो है वो काम कर रहे हैं यहाँ पे। इसने जो जत हैं, सतनामीज़ हैं, सिख्स हैं, सब इसके खिलाफ जो है रिवॉल्ट में आ गए थे बिकॉज ऑफ हिज हार्श रिलीजियस पॉलिसीज़। ये भाई बहुत ही ज़्यादा जो होते हैं ना कि भाई हमारा मेरा धर्म तो मेरा धर्म, बाकी सबसे मुझे कोई लेना देना नहीं, बाकी सबके लिए बल्कि इल फीलिंग्स रखना, उस टाइप का बंदा था। तो सबको पता है ये चीज़, तो कुछ इसमें गलत मानने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी सारे लोग होते हैं ऐसे दुनिया में निकल आते हैं। तो इसी वजह से जो है सतनामी, जट, सिख सब इसके खिलाफ जो है वो रिवॉल्ट कर गए कि जो चीज़ इनके पूरे पूर्वजों से सही से चली आ रही थी कि वो सभी रिलीजन्स को जो है टॉलरेंट थे, रिलीजियस टॉलरेंट थे,
तो वो चीज़ इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं थी। फिर इसने जो है ट्रीटी ऑफ पोरबंदर साइन की थी शिवाजी के साथ में। सब होने के बाद भी बात क्या है कि जो हाईएस्ट हिंदू नोबल्स जो थे ना वो इसी के रेन में रहे हैं। तो औरंगजेब जो है वो काफ़ी डिफरेंट टाइप का इंसान था और इसके ही टाइम पर एक डेक्कन पॉलिसी जो है वो चलाई गई, क्योंकि देखो ये डेक्कन का गवर्नर था तो डेक्कन पॉलिसी ये जो है एक नई लेकर आया था। इसके अलावा इसका आइडिया था कि इंडिया को पूरे एक इस्लामिक स्टेट में जो है वो कन्वर्ट कर देना चाहता था और इसने ड्रिंकिंग प्रोहिबिट कर दी थी। जो भी हमारी एक मुस्लिम होने की चीज़ें होती हैं, अच्छी चीज़ें होती हैं जो फॉलो की जाती हैं, वो सब ये फॉलो कर रहा था यहाँ पे, अच्छी चीज़ों को भी। और देखो ख़राब चीज़ें तो कुछ बोली नहीं जा सकती, पर अच्छी चीज़ें जैसे कि ड्रिंकिंग प्रोहिबिट कर दी थी इसने। कल्टीवेशन एंड यूज़ ऑफ भांग जो है वो बैन कर दिया था। मतलब किसी भी तरीके का नशा जो है वो नहीं सही माना जाता है हमारे इस्लामिक उसमें रिलीजन में। तो ये भी जो है उन सब चीज़ों को नहीं मानता था, नहीं करता था और उन सब चीज़ों को इसने बैन कर दिया था। पर यही है कि इसने काफ़ी सारी चीज़ें फिर ख़राब कर दी थी, जैसे कि इन्होंने मुगल कोर्ट में म्यूज़िक को बंद कर दिया था कि म्यूज़िक कुछ नहीं होगा। फिर झरोका दर्शन की एक प्रैक्टिस हुआ करती थी कि झरोके से के थ्रू जो है लोग दर्शन लिया करते थे, चाहे किसी मतलब जिस भी चीज़ की, तो वो प्रैक्टिस बंद कर दी। इसके बाद इसने दशहरा जो है उसका सेलिब्रेशन बंद करवा दिया और एस्ट्रोनॉमर और एस्ट्रोलॉजर्स को भगा दिया कि भाई भागो यहाँ से, तुम्हारा कोई काम नहीं है। और फिर इसने बड़े बड़े टेम्पल्स जो थे मथुरा और बनारस के, इनको रिड्यूस कर दिया रूलर्स को, सिर्फ कि कुछ रूलर्स ही जा सकते हैं उसमें, या मतलब कुछ जो है वहाँ पे रिडक्शन जो है वो लगा दी। जीजिया और पिलीग्राम टैक्स दोबारा से ठोक दिया कि लो भैया फिर से तुम्हारे ऊपर टैक्स जो अकबर की रेन पे हटा दिया गया था। मुहर्रम को भी मनाना बंद कर दिया, मुहर्रम भी मनवाना बंद कर दिया कि मुहर्रम नहीं मनाया जाएगा। और इन्होंने 9th सिख गुरु तेग बहादुर को जो है वो एग्जीक्यूट किया। आपने पहले भी ऊपर हमने पढ़ा है 5th सिख गुरु के बारे में, और औरंगजेब ने यहाँ पे 9th सिख गुरु जो थे गुरु तेग बहादुर को एग्जीक्यूट किया। और 1907 में भाई साहब ये जो है वो ख़त्म हो जाते हैं और इसके साथ ही इनकी रेन भी ख़त्म हो जाती है। जो आगे आने वाले हमारे मुग़ल राजा थे वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट इनफ नहीं थे, कुछ छोटे से ही रीजन को जो है वो राज कर पाए थे जब तक कि ईस्ट इंडिया कंपनी वगैरह आती है तब तक। लेकिन टूम्स के बारे में जान लेते हैं मुगल्स की। तो बाबर की जो टूम है वो काबुल में है, हुमायूं की दिल्ली में है, अकबर की आगरा में है, जहांगीर की लाहौर में है, शाहजहां की भी आगरा में है और औरंगजेब की महाराष्ट्र में है। देखिए क्योंकि डेक्कन का ही राजा रहा है, वो ज़्यादातर जो गवर्नर था डेक्कन का था, तो इसी वजह से जो है उसकी जो टूम भी है वो भी महाराष्ट्र में बनी हुई है। तो इनके जाने के बाद आते हैं हमारे मराठास। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम मराठास के बारे में डिटेल में जानकारी लेंगे। तो चलिए तब तक आप हंसते मुस्कुराते रहिए और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर दीजिए।